नमस्कार, प्रणाम, जय गुरुदेव, मेरी क्रिसमस। मैं हूं दिनेश पाठक और फिर हाजिर हूं करंट अफेयर्स की कुछ ताज़ा तरीन जानकारियां लेकर। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक अनुरोध ये है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। आपके स्क्रीन पर जो घंटी दिख रही है ना, उसे भी दबा दें। अब खोलते हैं जानकारियों की पोटली जो युवा पीढ़ी के काम आने वाली है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा जरूर जुड़ें। इस एपिसोड की पहली कड़ी में जिन सवालों का जवाब मिलेगा उसमें प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला सवाल, भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पर किस राष्ट्रपति ने दस्तखत किए और कब? दूसरा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम में संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित उपभोक्ता के कितने अधिकारों को शामिल किया गया है और उनका विवरण क्या है? तीन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब और कहां हुई? आज 24 दिसंबर है और हम भारतवासी क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाते आते हैं। 24 दिसंबर 1986 को ही उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने मंजूरी दी थी। देश में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कानून के आने से मेरे और आपके पास अनेक अधिकार आ गए। जब हम खराब सेवाओं, वस्तुओं आदि के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इस अधिनियम के जरिए उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए एक व्यवस्था भी बनाई गई है। इसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर में जो डिटेल है वर्णित है, उपभोक्ता के 8 में से 6 अधिकारों को शामिल किया गया है। ये अधिकार कौन कौन से हैं यह भी जान लेते हैं। ये सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार, शिकायत का अधिकार, शिक्षा का अधिकार शामिल है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात न करें तो नाइंसाफी होगी। दुनिया भर के लोग 15 मार्च को इस दिन को मनाते हैं। इस दिन को मनाने का एक ही कारण था कि ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो। आज भी बहुत से ग्राहक अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं हैं, जबकि उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उनके क्या अधिकार हैं। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कानूनविद रल्फ नॉडेर ने की थी, जिसके परिणामस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में उस समय के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पेश किया। Excuse me, यस, thank you so much. मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भाई की जान बचाने के लिए आप अगर ब्लड डोनेट ना करते तो शायद हम उसको ना बचा पाते। लेकिन मैंने तो अभी भी डोनेट किया अपना ब्लड। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो आप शायद नहीं जानते आपके इस डोनेशन ने किसकी जान बचाई है। सो थैंक यू सो मच। ब्लड डोनेट करते रहिए, जिंदगी बचाते रहिए। क्या पता आपका ब्लड डोनेशन किसी की जान बचा दे। अब हाथियों और उनकी सुरक्षा की बात करेंगे और इस एपिसोड के दूसरे हिस्से में जिन सवालों के जवाब मिलेंगे वे कुछ इस प्रकार हैं। पहला सवाल, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या और कब शुरू हुआ? दूसरा, यह देश के किन राज्यों में लागू है? तीसरा, वर्ष 2009 से 2019 के बीच करंट लगने से कितने जंगली हाथियों की मौत हुई? ऐसे ही आने सवालों के जवाब इस एपिसोड के दूसरे हिस्से में मिलने वाले हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 और 2019 के बीच पूरे भारत में 600 से ज़्यादा हाथियों की मौत बिजली के करंट से हुई है। इनमें 116 कर्नाटक, 117 उड़ीसा और 105 असम में हुई। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र में करंट से कोई मौत दर्ज नहीं की गई है।
जानकारी मिल रही है कि इन हाथियों की मृत्यु तब होती है जब वे निजी भूस्वामियों द्वारा लगाई गई बिजली की बाड़ के संपर्क में आते हैं। सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोजेक्ट एलिफेंट नामक योजना के तहत फाइनेंशियल और टेक्निकल एड प्रदान कर रही है। ऐसे में जान लेना चाहिए कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए राज्यों द्वारा किए गए वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। यह केंद्र सरकार की योजना है। यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित की जा रही है। हाथियों, उनके आवास और गलियारों की सुरक्षा, गलियारों मतलब जहां से हाथी गुजरा करते हैं, मानव पशु संघर्ष के मुद्दों को कम करना, बंदी हाथियों का कल्याण। यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से 16 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, नागालैंड, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। इस योजना में मानव मृत्यु, चोट, संपत्ति को नुकसान और फसल के नुकसान आदि के मामले में अनुग्रह राशि का प्रावधान भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसी 22 दिसंबर 2021 को तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों में छूट की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके लिए परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। एपिसोड के तीसरे हिस्से में जिन सवालों के जवाब मिलेंगे उनमें प्रमुख रूप से ये रहे। 1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के खिलाफ लगे प्रतिबंध कब हटाए? 2. परिषद के प्रस्ताव पर भारत का रुख क्या रहा? 3. अफगानिस्तान को किस तरह की मदद मिलने जा रही है? 4. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दायित्व क्या हैं और यह कैसे काम करता है? क्रमवार जान लेते हैं। यह छूट अफगानिस्तान को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करेगी। यह मुख्य रूप से गरीब या जोखिम में निवास कर रही आबादी को लाभ पहुंचाएगी। प्रमुख मदद कुछ इस प्रकार हैं। आश्रय सहायता मतलब उनको जिनके पास जगह नहीं उनको रहने की जगह, खाद्य सुरक्षा, अनाज देना, शिक्षा, आजीविका समर्थन, ऊर्जा और पानी, कोविड से संबंधित सहायता, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण, ये इन क्षेत्रों में काम करेगी परिषद और इसी का समर्थन किया है। बट परिषद हर 6 महीने में छूट की समीक्षा भी करेगी। परिषद ने आपातकालीन राहत समन्वयक से अनुरोध किया है कि सहायता के वितरण पर हर 6 महीने में परिषद को जानकारी दें। इसने सभी पक्षों से मानवाधिकारों का सम्मान करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने को भी कहा है। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि जब सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ है तो इसमें अपने देश का क्या रुख है, भारत का क्या रुख है? इसका जवाब यह है कि भारत ने प्रतिबंधों से छूट देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस आलोक में कि अफगानिस्तान की आधी आबादी खाद्य सुरक्षा का सामना कर रही है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि सहायता निष्पक्ष रूप से वितरित की जानी चाहिए। यह तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सहायता जातीयता, धर्म या राजनीतिक विश्वास के बावजूद सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए और महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों सहित सबसे कमजोर तबके तक पहुंचनी चाहिए। हमें यह भी जान लेना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दायित्व क्या हैं और ये कैसे काम करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम है, जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने के अलावा यह निकाय संयुक्त राष्ट्र महासभा में नए संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करता है। इसे शांति स्थापना अभियान स्थापित करने, सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करने के भी अधिकार हैं। अब नासा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात और एपिसोड के चौथे हिस्से में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन की जानकारी देंगे। नासा बहुप्रतीक्षित अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष टेलीस्कोप मिशन को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन नाम से लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसे एरियन 5 रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर दशकों से काम हो रहा है। इसे नासा
कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से विकसित कर रही है। नासा के प्रमुख खगोल भौतिकी मिशन के रूप में यह हबल स्पेस टेलीस्कोप की जगह लेगा। इसे 25 दिसंबर 2021 के आसपास एरियन उड़ान VA256 के दौरान लॉन्च किया जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्राथमिक दर्पण यानी ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट में 18 हेक्सागोनल मिरर सेगमेंट शामिल है। ये खंड गोल्ड प्लेटेड बेरिलियम से बने हैं। यह मिशन हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में बेहतर इंफ्रारेड रिजोल्यूशन और संवेदनशीलता प्रदान करेगा। यह खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में जांच की एक विस्तृत श्रृंखला को सक्षम बनाएगा, जिसमें अंतरिक्ष में कुछ सबसे दूर की घटनाओं और वस्तुओं को अवलोकन शामिल है, जैसे कि पहली आकाशगंगाओं का निर्माण और संभावित रहने योग्य ग्रहों की विस्तृत वायुमंडलीय विशेषताएं। यह 256वां एरियन मिशन है। यह मिशन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। एरियन 5 एक भारी लिफ्ट वाला 2 चरणों वाला रॉकेट है, जिसमें 2 ठोस ईंधन बूस्टर शामिल हैं। वाहन का कुल प्रक्षेपण द्रव्यमान लगभग 7,70,000 किलोग्राम है। और अब इस एपिसोड की 5वीं और आखिरी जानकारी कोविड-19 के खिलाफ आए पहले टैबलेट और उसकी मंजूरी की। अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक ने बीते 22 दिसंबर 2021 को कोविड-19 के खिलाफ पहली टैबलेट को अधिकृत किया। इसका निर्माण फाइजर ने किया है। कोविड-19 के सबसे बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए लोग घर पर फाइजर दवा ले सकेंगे। अमेरिका में ओमिक्रॉन के बढ़ते नए संक्रमण के बीच फाइजर दवा को मंजूरी दी गई है। पैक्सलोविड नामक दवा जल्दी कोविड-19 संक्रमण के इलाज का एक तेज और सस्ता तरीका है। निर्मा ट्रेलविर दवा पैक्सलोविड ब्रांड नाम से बेची जाती है। इस एंटीवायरल दवा को फाइजर ने विकसित किया है। हाल ही में कोविड-19 बीमारी के इलाज के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा इस दवा को आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दी गई थी। यह कोविड-19 के प्री एक्सपोजर या पोस्ट एक्सपोजर रोकथाम के लिए अधिकृत नहीं है। इसका उपयोग उन लोगों में उपचार शुरू करने के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें गंभीर कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। FDA ने फाइजर की इस दवा को 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों के लिए अधिकृत किया है, जिन्हें कोविड-19 के साथ सकारात्मक परीक्षण किया गया है। शुरुआती लक्षण और अस्पताल में भर्ती होने के उच्चतम जोखिम वाले लोग इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। दवा के लिए पात्र बच्चों का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर लक्षण के प्रकट होने के 5 दिनों के भीतर यह दवा दे दी जाए तो इसका प्रभाव बेहतर पाया गया है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना। संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अपना ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।